के लिए, बात करने के लिए, जुटने के लिए, मुद्दों के साथ आने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वो लोग जो आज पहली बार आए हैं शो के अंदर, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के मौके में जुड़ने का एक समय आएगा जब मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगा, और वो लोग जो शो में शरीक होते रहे हैं, आते रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो वेश बना के आए हैं, जो परिवेश बना के आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो स्टार्ट करता हूं। उन सबके बीच में जो मुद्दा है, पार्लियामेंट नहीं चल रही, पार्लियामेंट का जो गतिरोध है वो नहीं टूट रहा, और ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा सामने आए, मुद्दे सामने आए, और जो मुद्दे सामने देश के हैं, चाहे वो मणिपुर हो, जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? और इस पर लोग जानना चाहते हैं, सवाल है, सरकार को घेरना चाहते हैं। जरूर हो बात, जरूर हो, 100% बात हो, इसके सब पक्षधर हैं। महिला का अपमान और जी इस तरह का अपमान घृणितम, लेकिन चर्चा में आएगा तभी बात सामने आएगी। लोगों ने कहा, जो आज बहुत मुद्दा प्रोमिनेंट था, मैं पहले तारुफ करा देता हूं जो लोग मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार हमारे साथ बीच में फिर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज आए हैं, पहले एक बार आ चुके हैं लेकिन बड़ा लंबे गैप के बाद आए। ताली बजा के स्वागत करिए इनका। ये यहाँ की परिपाटी है, जो पहली बार आता है उसका जरूर स्वागत होता है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, और नाम में इंडिया बनाया ना उन्होंने, जैसे एनडीए है वैसे उन्होंने इंडिया बनाया। विपक्ष ने 29 है शायद, 26 दल हैं, तो उन्होंने 26 दलों के साथ जो इंडिया बनाया। तो प्रधानमंत्री ने आज तंज कसा कि नाम में इंडिया लगा लेने से कुछ नहीं होता। जैसे ईस्ट इंडिया के नाम में इंडिया लगा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में इंडिया लगा, और पीएफआई के नाम में भी इंडिया लगा है। यह तंज है जो कि उन्होंने किया कि इंडिया लगा लेने से आप जो हैं, स्वीकार्यता आपकी, आपका मुद्दों के साथ जुड़ाव स्थापित नहीं हो जाता इंडिया लगा लेने भर से नाम में। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, आप लोगों से जुड़ता जाऊंगा, बातचीत करता जाऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन फिर आखिर लोग जानना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है कि हम तैयार हैं बहस के लिए, आइए आप संसद के अंदर आइए। लेकिन आपका यह कहना है कि प्रधानमंत्री, जबकि मंत्रालय तो गृह है, तो फिर गृह मंत्री के मंत्रालय बात से क्यों नहीं बनती? और बातचीत शुरू करने से क्या दिक्कत? फैक्ट एंड फिगर्स, लोग कह रहे हैं आप घबराते हैं किसी फैक्ट एंड फिगर से जो बहस में आ जाएगा। पहली बात तो ये, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया। मैं समझता हूं कि दिशाहीन तो खुद प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, जो इंडिया के नाम की अपमान कर रहे हैं और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को। इंडियन मुजाहिदीन का कंपैरिजन हमारे देश से किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दिशाहीन तो प्रधानमंत्री जी हो गए हैं। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, बहन बेटियां नंगी दौड़ाई जा रही है सड़कों पर। शर्म नहीं आती? उस पर जवाब देने के बजाय क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी उस समय में विदेश में घूम रहे थे, यूएस में घूम रहे थे। उनके पास यूएस की सेनेट में बोलने के लिए उनके पास पूरा समय है, देश के संसद में बोलने के लिए समय नहीं है। क्या कर रहे थे? पेरिस में घूम रहे थे। खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं होती हैं, शर्म नहीं आती? सैकड़ों घटनाएं बताते हो और उसके बाद आप कहते हो कि पार्लियामेंट में नहीं बहस करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ 36 सेकंड मिले, 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर पे बात करी, और वो भी संसद में नहीं की, उसके बाहर खड़े होकर की।
बताइए क्या परेशानी है आपको? आज प्रधानमंत्री जी क्यों डर के भाग रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जानना चाहता है कि भाई मणिपुर के लोगों को न्याय कब मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए। रही बात गृह मंत्री जी की, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा कि क्यों अमित शाह जी से चर्चा नहीं कर लेते। अरे अमित शाह जी तो गए थे ना वहां पे मणिपुर में, 4 दिन मणिपुर में रह के आए, वहां पर कुछ नहीं हो पाया। जब वो बैठकें ले रहे थे सर्वदलीय की, तब ये घटनाएं घट रही थी, उनको जानकारी तक नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि अमित शाह पूरी तरह से फेल हो गए। तो जवाबदेही किसकी बनती है? नरेंद्र मोदी की। और अब एक बात, लास्ट बात कहना चाहता हूं, जब ये भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी नरेंद्र मोदी के नाम पर, आप लोग वोट दोगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो जवाब कौन देगा? बीजेपी देगी जवाब, बिल्कुल बीजेपी जवाब देगी। लेकिन एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मणिपुर पर बात करना चाहते हैं आप राजस्थान से क्यों भागना चाहते हैं? आप छत्तीसगढ़ से क्यों भागना चाहते हैं? आप बंगाल से क्यों भागना चाहते हैं? महिलाओं के बारे में अगर बात हो रही तो संपूर्ण बात क्यों ना हो? जी सवाल है, यू कैन रिप्लाई लेटर ऑन। जिस प्रकार से उनको अनइंटरप्टेड मैंने सुना, आशा है कि सभी लोग मुझे भी सुनेंगे ताकि ये संवाद आगे बढ़े। अब अगर आप बीच में बोलेंगे, नहीं, सच का पैरामीटर कांग्रेसियों के पास तो नहीं हो सकता ना, वो तो भैया जी कहीं में जनता तय करती है या प्रतीक भाई तय करेंगे। आज इन्होंने कहा, इसीलिए नाम इन्होंने रखा था इंडिया शब्द से अपने गठबंधन को जोड़कर, ताकि ये कह सकें कि देखिए ये इंडिया को बोल रहे हैं, देखिए ये इंडिया को भ्रष्ट बता रहे हैं, देखिए ये इंडिया को चोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, आपने 24 दल या 26 दलों के साथ जोड़ करके और उनके समर्थक वोटरों को जोड़ के इंडिया नहीं बनता। इंडिया बनता है, भारत बनता है 140 करोड़ लोगों से। उस भावना से, इस भारत की मिट्टी से, इस भारत की हवा से, इस पहाड़ से, नदियों से, सबसे मिलकर यह भारत बनता है। और यही तो समझाना चाहते थे, और देश की जनता समझदार है। इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने लग जाए, ऐसा नहीं है। इंडिया का नाम लेकर जनता को गुमराह। आप गतिरोध क्यों नहीं तोड़ते हैं? गतिरोध तोड़िए। मैं सवाल वैसे एक सवाल उनसे भी पूछा, एक सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, एक सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी आप पर, तो क्यों नहीं चल पा रहा? प्रतीक जी, मैं अपनी अधूरी बात को पूरा करके ही आगे बढ़ूंगा, चाहे आप जैसे भी डिस्टर्ब करना चाहें। प्रतीक जी, आज ये देश की जनता अच्छे से समझ रही है कि नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। देश की जनता वो भी देखेगी। दूसरी बात, बीच में अरे क्या है, मैं कोई नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं बोल रहा। पीछे, अरे ये तो शो में इतनी आवाज तो आएगी, इतनी आवाज तो आती है। आप बोलिए ना, बोलिए ना। प्रतीक जी, भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, बोलिए। ये तो शो ही ऐसा है, ये तो डिजाइन ही ऐसा है। अच्छा, मैं जब बोलूंगा तो मुझे मत कहिएगा। नहीं, मुझे मत कहिएगा फिर। हाँ प्रतीक जी, आज नो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये देश की जनता देख रही है। जो दृश्य यहाँ है, सच्चाई भाजपा बोलना दे। देश को गुमराह करने के लिए जैसे डिस्टरबेंस यहाँ होता है, ऐसे ही पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में इस देश की जनता के लिए जो बिल पास होने हैं, उसको कैसे रोका जाए, ये आज पहली बार हो रहा है क्या? आखिर मणिपुर पर चर्चा से कांग्रेस और पूरी विपक्ष क्यों डरती है? क्योंकि उनका पूरा अतीत और उनका कच्चा चिट्ठा न खुल जाए। नहीं डरते तो आइए चर्चा करिए। रही बात वक्तव्य देने की, वक्तव्य चर्चा के बाद ही आता है। वो देश के गृह मंत्री दे या देश के प्रधानमंत्री दे। सत्र शुरू होने से पहले बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाई। अरे आइए, आइए, सभा चल रही है, आइए, आप भी आइए सभा में। हाँ आइए, आप भी बोलिए। कौन बोलेंगे? रुको अभी। देखिए, मुझे आज उम्मीद थी प्रतीक जी, मैं मणिपुर जैसे देश का अभिन्न अंग मणिपुर है, ये सारे के सारे दिल्ली के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री जब मणिपुर जल रहा होता है विदेश घूम रहे होते हैं। ये 2017 का ट्वीट लेके आया हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा, दोज हु कैन नॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। ये 25 फरवरी 2017 का ट्वीट है प्रधानमंत्री का। हिंदी बता देता हूं क्या है। नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। नहीं, चौथी भाषा आ जाए, बताना जरूरी है।
इनको ये बताना जरूरी है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं जो राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्र जो है जब जल रहा होता है और आपके स्टेट की सरकार संभाल नहीं पाती है, उसको अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। लेकिन आज देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं। 267 के अंदर 25% सांसदों ने कहा इसमें चर्चा होनी चाहिए। कहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं। बहन बेटियां पुकार रही है देश का अभिन्न अंग। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? पांडवनगर। पांडवनगर दिल्ली से। क्या नाम हो गया आपका? श्रीमती शर्मा। श्रीमती शर्मा, एक मिनट रुको भाई, सुनो भाई, चुपचाप बोले, जनता नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठे रहो। जनता बोलेगी, ये जनता नहीं और क्या है? नेता बोलेंगे आके। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। कुछ बोलने का मन है? बोलने का बस इतना ही मन है कि जो आग हमने कभी नहीं लगी देखी थी वो अब देख रहे हैं इतनी उम्र होने के बाद। मैं तो आज तक ये समझती थी जिसके बहन बेटी, जिसके परिवार में बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको इज्जत करना आता होगा। आज महसूस हो रहा है कि जिसके परिवार में बहन बेटी नहीं है उस परिवार वाले को किसी की बहन बेटी की इज्जत की परवाह नहीं है। राइट, मैं आता हूँ। वेरी गुड दत्ता जी, प्लीज। ठीक है जी। प्रतीक भाई, मुझे पता था कि मणिपुर से ही शुरू होगा सारी चीजों का। नुंगसी बिनॉय मणिपुर, ईएम नुंगटे मणिपुर। अब मुद्दे पे ही आता हूं। इंडिया यानी कि I.N.D.I.A बेशक इंडिया 60 साल का कुशासन अपने जनता को दिया, 60 साल का भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सारी चीजें झोली में जो 60 साल तक आपने दिया था, जिसके चलते 2014 में आपको तड़ी पार कर दिया गया, वही जनता को गुमराह बना के 24 में दोबारा झोली में देना चाहते हैं। इंडिया नाम रखे हैं, संविधान 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 करते रहते हैं। संविधान का आपका जो एम्ब्लेम एक्ट है संविधान का, वो पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए। एम्ब्लेम एक्ट संविधान का कहता है कि इंडिया का नाम कोई भी राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इंडियन कर सकते हैं, इंडिया नहीं कर सकते। एक सेकंड और, इसके साथ साथ चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से भी ये अटर वायलेशन है। पीआईएल होने दीजिए, एफआईआर होने दीजिए, केस में जाने दीजिए, बाप बाप करके। जी, समाजवादी पार्टी। मणिपुर पर मौन मोदी केवल संसद में बोलने की जगह हर जगह बोलते हैं। इसके अलावा संसद में आप बोलने नहीं दे रहे। एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे गृह मंत्री का वो विभाग है वो बोलेंगे, तो फिर झंडा लेकर के रेलवे मंत्री का अगर कोई डिब्बा भी एक जाता तो हरी झंडी लहराते हैं। कहीं दूसरे विभाग का होता वहां तो जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। और फिर नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका जब नाम लिया कि ये सब चोर हैं, ये जब कहा कि ये सब चोर हैं, तो बता दिया मोदी समाज का ये अपमान है। लेकिन इंडिया का जब नाम लिया तो किसका अपमान है? क्या भारत के लोगों का ये अपमान नहीं है? इंडिया के मूल में जो विपक्ष ने इंडिया बनाया, उसके मूल में संविधान है, उसके मूल में प्रेम सौहार्द है। जो इन लोगों के, क्योंकि इनकी जड़ में तो नफरत है ना, वही काम 24 का चुनाव जो है होने बड़ा गजब वाला है। क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल की उम्र है। कहाँ चक्कर में तुम फंसे हुए हो यहाँ पे यार? घर जाओ। क्या कौन से क्लास में पढ़ते हो? हैं? 6th में। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है? नहीं, सब पता है। नहीं, मेरा काम कुछ है ना। 11 साल के बच्चे को कोई बोलने का वो नहीं है यहाँ पे शो में। नहीं, अपना कुछ चीज लेके आए हो बताओ, तो नया चीज बनाए हो तो सुनाओ, लेकिन ये नहीं। आज शायर साहब आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। सुनूंगा आज, जरूर सुनूंगा। नो, आराम, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जी बोलिए सर। पहली बात, पहले पैनल पूरा होने दीजिए, उसके बाद। पहली बात तो मैं जवाब देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र को कि यूपीए कभी थी, आज इंडिया हो गई। तो गधा जो है इंडिया रखने से घोड़ा नहीं बन जाता है, गधा ही रहता है।
और मैं दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं इनको, मेरी बात सुनिए, इनको नरेंद्र मोदी से डर नहीं है, इनको डर है कि नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल पड़ा है और नरेंद्र मोदी पैदा ना हो जाए। मैं इनको बताना चाहता, भाई मेरे सुनो, दूसरी बात, आप कह रहे हैं मोदी जी नहीं, अरे मोदी जी ने तो आकर के संवेदना बताई, उन्होंने चर्चा भी करने का, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते। मणिपुर के तावे पर आपकी रोटी सिकने वाली नहीं है, जनता देख रही है। राजस्थान में क्या हो रहा है, एक बेटी को आरी से काट दिया गया बलात्कार करने के बाद में। बंगाल आपको याद नहीं आ रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक जिन्होंने हिंदुस्तान को 70 साल में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। अरे कहाँ नमस्कार, इतना देखिए हालत खराब है। देखिए, मैं कहाँ से आना हुआ? बहुत हाँ? उड़ीसा से। क्या नाम है आपका? सुनीता। आज इधर कैसे आना हुआ? एक मिनट रुकिए, पहले खड़े होना सीखिए, चुपचाप, मैं आ जाऊंगा। भाई रोज आते हैं, आपका बायां पक्ष तय है, यहीं खड़े होते हैं, मुझे मालूम है आप कभी नहीं बोलते, लेकिन आप डिस्टर्ब भी नहीं करते, कभी नहीं करते, तो इसलिए मुझे कभी एतराज भी नहीं हुआ। लेकिन उसको बोल, गलत होगा मैं हटा लूंगा यहाँ पे, ऐसा ना गधा नहीं, जहां होगा ना, जहां गलत होगा मैं हटा लूंगा, जो गलत होगा मैं हटा लूंगा। जी देखिए, कहाँ से आना हुआ सर? मैं सर आया हूँ जमशेदपुर से, एक बार और मैं आया था जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जितने भी लीडर बैठे हैं ना, सब ये खाली मोदी के अगेंस्ट प्रोपगंडा फैला करके रोटी सेकना चाह रहे हैं, सत्ता में आना चाह रहे हैं। ये इनको याद नहीं है कि इनके राज में बंगाल में क्या हो रहा है, कितने हिंदुओं को काट दिया गया इलेक्शन में, कितने को मार दिया गया। मैं आऊंगा आराम से। क्या नाम है बाबू? सौरभ। सौरभ जी। क्या काम करते हैं? सर पढ़ता ही हूँ, 2019 से पढ़। एक मिनट रुके, पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़िए, पहले जब सीखेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे। एक मिनट बात सुनो मेरी, एक मिनट मेरी बात सुनो। प्रेजुडिस होके आओगे तो नहीं, आराम से आम नागरिक की तरह बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ना आज नहीं आएगा नंबर। जी आओ सर, एक थोड़ा मेरे पास अपना स्कैन है और मैं अपने हिसाब से जाऊँ। आराम से बगैर प्रेजुडिस के बोलना शुरू करो, इत्मीनान के साथ। जैसे आप, तुम्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना तो कौन रोकेगा भाई, तुमसे सुनूंगा। लेकिन तुम अगर इस तरह से ना आओगे कि 2019 से पढ़ ही रहा हूं, अरे तो पढ़ता वो 11 साल का बच्चा भी रहा है। अब रुको, मैं सुनूंगा, अभी रुको। कहां से आना हुआ? सर गोला डेयरी द्वारका। क्या नाम साहब? सौरभ पाल। आगे आओ सौरभ पाल, बोलो क्या? आगे आओ। हाँ, तो कुछ लोग आगे कूदे जा रहे हैं, तुम पीछे से ही बोल रहे हो, आगे आने का समय है। तो कहां से आना हुआ? द्वारका। द्वारिका से। ये वाली द्वारिका या वाली द्वारिका? यही द्वारका, पास वाली, दिल्ली वाली। बोलो क्या बोलना है? आप पूछिए सर। अलाउ बस ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात, अच्छी है, बहुत अच्छी बात। जी जनाब। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सारे विपक्ष जो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट तो एक दिन में चल जाए। क्यों? क्योंकि इनको सारे अलाउंस मिल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं सुबह बाइकाट करके, और सारे अलाउंस इनके पूरे मिले होते हैं। आप एक दिन ऑफिस ना जाएं, जो ऑफिस वाले हैं उनकी पूरे दिन की तनख्वाह कट जाती है। एक दिन इनका भत्ता बंद करके देखो सारे कांग्रेस। जी देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सुन रहा था, देखिए बोलने शुरू हो गए। अब सुन लीजिए, आपने उतनी देर डिस्टर्ब किया तो उतनी देर आप भी डिस्टर्ब, अब खत्म हो गई, इतनी देर डिस्टर्ब। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा से आज कितने सारे लोग डिफेंड करने आए हैं, एक ये भाजपा, एक ये भाजपा, एक वहां भाजपा। लग रहा है कि भाजपा ने पूरी फोर्स उतार दी है मणिपुर पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने, देखिए लोकतंत्र में जब जनता सरकार चुनती है
तो सत्ता चलाने का काम देती है सरकार को और जनता की आवाज उठाने का काम देती है विपक्ष को। अभी इन्होंने विपक्ष को गधा कहा। जब तुम विपक्ष को गधा कहते हो तो तुम इस जनता को गधा कहते हो, तो इसलिए इस भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात नहीं, सुन लो यार, प्रधानमंत्री को गाली दोगे, सुन ले, ये इस तरीके से कैसे डिबेट हो पाएगी भाई? मेरे इतने सारे साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं देखिए, पहले राउंड में बात हुई, मणिपुर पे सवाल था, मणिपुर पे नहीं बोले, वो हमारे गठबंधन पे बोले, वो इंडिया पे बोले, किसी ने मणिपुर का जवाब नहीं दिया। प्रतीक जी, आप मुझे बताइए, मणिपुर की जो घटना थी दुखद थी या नहीं थी? दुखद नहीं, दुखद नहीं, शर्मनाक से भी शर्मनाक। बिल्कुल सही बात है। वहाँ प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। राजस्थान पे क्या चर्चा क्यों नहीं? आप महिला में भेद करते हैं। पहले मैं ये बात कर दूं, फिर राजस्थान पे बताऊंगा। आपने मुझे कहा जब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, तो भैया जवाब तो भाजपा से ही मांगा जाएगा, मोदी जी से मांगा जाएगा। या मोदी जी सिर्फ आप मुझे ये बताइए 10 लाख का सूट पहनने के लिए है, 2 लाख का चश्मा लगाने के लिए है, 10 करोड़ की गाड़ी में चढ़ने के लिए है और सैकड़ों करोड़ के प्लेन में चढ़ने के लिए है? इसलिए तो नहीं है ना, जनता का जवाब देने के लिए है। रही बात राजस्थान की, मुझे बहुत दुख है उस घटना पर जो राजस्थान में घटी। एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें 2 घंटे में अशोक गहलोत की सरकार ने गिरफ्तार। आपको शर्म है? और अनिल बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, कभी कभी ये शो में आते हैं, मैं इनका बहुत एहतराम, बहुत इज्जत करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छे और बहुत सभ्य और शालीन व्यक्ति हैं। आपको शर्म है? आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया और आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मणिपुर की घटना पर बात करने से पहले अपने गिरबान को भी झांक कर देखो। आ गया मैं आपके पास हुजूर आली, 2 मिनट दो, बताता हूं। प्रतीक जी, एक छोटी सी बात कहूंगा, शायद आसान होगा समझने में। एक मुखिया जी थे, उनके परिवार, कब दोगे भाई? हाँ ठीक है, न्याय भी देंगे। कांग्रेस को थोड़ा समझ आ जाए आसानी से, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। एक मुखिया जी थे जिनको उनके परिवार में लड़ाई हो गई, पुलिस आ गई, तो पुलिस ने पूछा मुखिया जी कहाँ है, तो परिवार वालों ने कहा पड़ोस के गांव में पंचायत करने गए हैं। अरे भैया, मुखिया जी जैसी हालत ही आज राजस्थान के, बिहार के, बंगाल के और छत्तीसगढ़ के मुखिया की है। अपना घर संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनको चिंता है। इसी की ओर इंगित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि बेटियों को मत बांटो, कहां भाजपा का शासन है, कहां कांग्रेस का, और वोट बैंक की दृष्टि से मत देखो। कहीं पर कोई घटना है, जिसकी भी सरकार है, उसको उसी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करनी होगी। जी, अगर राजस्थान में होता है तो मणिपुर की घटना क्या छोटी हो जाती है? बिल्कुल नहीं छोटी होती साहब, बिल्कुल हुजूर नहीं छोटी है। चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के लिए एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, दोनों लोगों को आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहिए। आप राजस्थान के हैं, बाकी सब ठीक है? आंखों का आजकल बड़ा फैल रहा है मामला, तो आपका सही है? कंजक्टिवाइटिस तो नहीं? मैं आया, थोड़ी देर में आया, 2 मिनट रुकिए, आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए। देखिए, मैं किसका शेर पढ़ रहा था, ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं। ये मणिपुर संभल ले रहा तो उतर क्यों नहीं जाते? जब देश के जवान, कारगिल के जवान की पत्नी को नंगा दौड़ाया जाता है तो देश के लोगों को पीड़ा होती है, प्रधानमंत्री मौन होकर छुप जाते हैं। मुझे पीड़ा होती है कि प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं सोये हुई हैं, गवर्नर ने कहा कि सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, कोई स्कूल नहीं खुल रहे। वहां के विधायक ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पे हुआ है। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री 2 महीने तक चुप क्यों बैठे रहे, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, आज देश जानना चाहता है कि संसद के अंदर से बात क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री कहाँ है? जब संजय सिंह हमारे सांसद आवाज उठाते हैं, मणिपुर पे बहस हो, बात हो, तो संजय सिंह को इस बात पे सस्पेंड कर दिया जाता। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए, मणिपुर जाने से पहले कोलकाता का भी हवाई अड्डा आता है, बंगाल में नहीं उतरता है प्लेन आपका। और सदर, यही दिल्ली का सदर है, कै महीने की लड़की थी, पूछिएगा और फिर बताइएगा। आम आदमी
देखिए, मणिपुर के इन्हीं के चुराचांदपुर, जहां सबसे हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, पॉलिन लाल हाओखेप इन्हीं के विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन वो विदेश घूम रहे थे, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। और आज भी मुझे इंतजार है कि मैं उन्हें संवेदनाओं से उन्हें अवगत करा सकूं कि यहाँ मणिपुर में क्या हाल चल रहा है, किस तरीके से बेटियां सड़क पर उनकी परेड हो रही। और एक फौजी कहता है जिसने कारगिल युद्ध लड़ा कि कारगिल युद्ध में तो मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। और एक स्वतंत्रता सेनानी जिसका घर जला दिया जाता है, आप किसकी बात करते हैं जी? इन्हीं के सांसद केटी हसन साहब क्या कहते हैं, नहीं नहीं, लड़कों और लड़कियों की उम्र एक बराबर मत करो, तुम 4-4 शादियां नहीं कर पाओगे। ये महिलाओं पर बात कर रहे हैं, ये महिलाओं पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्हीं के नेता कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। अरे तुम्हारा काला चेहरा, तुम्हारा जनता देख रही है, तुमने जो कुकर्म किया है, जो सांसद जैसा बोया है वैसा काटोगे, काटने को मिलेगा। जैसा बोया है दिल्ली में जो जबला करो। 3 महीने के अंदर इतने कांड हुए, कोई उसका जवाब दे ही है आम आदमी पार्टी। मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। जनाब आली भी मौजूद है, ब्रेक के बाद आगाज करूंगा, वक्त छोड़े से ब्रेक का। वंदे मातरम। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उसकी वीडियो जांच की जा रही है और जांच करके जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगा किया जाएगा। हालांकि अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां पर कृष्णा नदी के किनारे बने दत्त मंदिर में पानी भर गया। और पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नदी में उठती लहरों को देखकर लोगों की सांसें अटक गई। कृष्णा नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते वहां मौजूद दत्त मंदिर में कमर के ऊपर तक पानी भर गया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। यही नहीं, उन लोगों ने कमर से ऊपर तक भरे पानी में मंदिर की परिक्रमा भी की। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। वही बारिश की डरा देने वाली एक तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी सामने आई है। वहां पर भारी बारिश के बाद सैलाब अपने साथ एक झोपड़ी को बहा कर ले गया और वहां लगातार कई घंटों तक आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बुल्ढाना के एक इलाके में एक झोपड़ी देखते ही देखते पानी में बह गई। लगातार पानी बरसने से वो इलाका सैलाब में डूब गया और फिर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो अपने साथ कई चीजों को बहा ले गया। तेज बहाव के रास्ते में वो झोपड़ी भी आ गई, जो ज्यादा देर तक सैलाब का सामना नहीं कर सकी और कुछ ही देर में उसका नामो निशान तक मिट गया। फिर तो वो झोपड़ी पानी में इस तरह डूब गई जैसे वो इस जगह पर कभी थी ही नहीं। भारी बारिश की वजह से इसी तरह कई दूसरी झोपड़ियां भी पानी में बह गई। मौसम विभाग ने पहले ही बुल्ढाना के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। गुजरात के जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत ढहने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया कि मलबे में दबने की वजह से 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, क्योंकि जूनागढ़ के दातार रोड इलाके में एक जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद आसपास मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया। वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि जिस वक्त वो इमारत गिरी, उस दौरान वहां से गुजर रहे 4 लोग मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक जर्जर हुई उस इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। इस मकान में कोई रहता नहीं था, इस तरह की प्राइमरी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही। वहीं इस हादसे के बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। खुदाई करने वाली करीब 6 मशीनें वहां से मलबा हटाती दिखाई दी। और गुजरात के सिर पर मंडराता ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में वहां के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में भयानक तबाही मचाई।
और ऐसा लगा कि गुजरात के शहरों में सुनामी आ गई हो। गुजरात के कई शहरों में मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। 3 दिनों से गुजरात में लगातार हो रही भीषण बारिश ने कुछ इलाकों में तो मानो प्रलय ला दी। जूनागढ़ और नवसारी में सैलाब ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हमने गुजरात रीजन में दे रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक की और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट कर दिया। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया और वहां पर उफान मारती नदी में एक आदमी फंस गया, जिसके बाद उस आदमी की जान मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि वो आदमी पानी के तेज बहाव के बीच उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सैलाब के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उन लोगों ने सूझबूझ से उस आदमी की जान बचा ली। वहीं गुजरात के जामनगर में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया और वहां से सामने आए एक वीडियो में पूरा शहर सैलाब की गिरफ्त में नजर आया। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से जामनगर पानी पानी हो गया, जिसमें वहां का प्रसिद्ध खोडियार मंदिर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि गुजरात के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां बहने वाली रंगमती नदी उफना गई, जिसके बाद उसके सैलाब ने जामनगर में तबाही मचा दी और नदी का पानी तेज बहाव के साथ किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाके में भरने लगा और देखते ही देखते उस सैलाब ने पूरे जामनगर को अपने आगोश में समेट लिया। उफनती नदी की वजह से वहाँ के कई एकड़ खेत बाढ़ के पानी में समा गए। उधर मध्य प्रदेश की सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उफनती नदी से कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने मछली पकड़ने के ऊपर रोक लगा रखी है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग उफनती नदी के बीच लहरों में खड़े दिखाई दिए और कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच जाल डालकर मछली पकड़ते दिखाई दिए। बस गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पिछले काफी दिनों से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उधर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लोग नदी में मछली पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भीषण बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शिमला में भारी बारिश की वजह से आफत आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा और इस मलबे में कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। वहां आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। सबसे बुरा हाल तो कलौटी इलाके का हुआ। वहाँ भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गयी या फिर बहकर दूर चली गयी। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुँच गयी, जिसके बाद सड़क पर से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में अगले 6 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले 6 दिनों में आसमान से एक बार फिर आफत बरसेगी। हालांकि बीते करीब 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में कोहराम मच गया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई तो पुल और सड़कें सैलाब में बह गए। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर वहां भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने शिमला और सोलन समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब ये कि पहले से ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में सामान्य से करीब 109% ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से आई बाढ़ में 158 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 189 लोग घायल हुए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद मलाड़ा बांध के गेट में आई खराबी से बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर पानी का स्तर लगातार बढ़ने के बावजूद बांध के गेट समय से नहीं खुल पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मलाड़ा बांध के ऊपर से सैलाब बहने लगा। वहां पानी का बहाव इतना खतरनाक दिखा कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि इस बांध के गेट खुल ही नहीं पाए, जबकि आमतौर पर पानी का स्तर बढ़ने पर ये गेट खोल दिए जाते हैं ताकि वहाँ पानी न रुके और आगे की तरफ बह सके। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिससे वहाँ के हालात भयानक हो गए, क्योंकि पानी के भारी दबाव की वजह से बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया। संभावना को देखते हुए हम लो लाइंग एरियाज को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए बांध के आसपास लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया। प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द ही बांध के गेट में आई खराबी दूर कर ली जाएगी। और उधर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से खिसक रहे पहाड़ लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बने हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली से पहाड़ खिसकने की डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। इसमें पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में प्राणमती नदी में समा गया।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते दरक गया और वो अपने साथ चीड़ के पेड़ों को भी ले गया। पहाड़ का काफी हिस्सा तो नदी में बह गया, जबकि मलबा आने से अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई में भी इंडिया। विपक्ष को बताया हताश और दिशाहीन। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी जोरदार हंगामा। विपक्ष के शोरगुल की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करनी है। हमें कुछ छुपाना नहीं है। राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू का नया वीडियो वायरल। पाकिस्तान की मीडिया का अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के साथ ही अंजू के फातिमा बनने का दावा। न्यूज 18 इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बागमती मोटर मार्ग बंद हो गया। बारिश के मौसम में पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा प्रशासन की तरफ से लगातार बारिश के बीच लोगों से पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। इधर पहाड़ खिसकने की वजह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हाहाकार मच गया। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे पर खतरा बढ़ गया, क्योंकि पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई जगह हाईवे बंद हो गए, जिससे हजारों यात्री रास्ते में फंस गए और उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में पहाड़ से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए नजर आए। ऐसा लगा मानो वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों के गिरने के साथ ही वहां धूल का गुबार भी उठता दिखा। वहां मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। उत्तरकाशी से आए एक दूसरे वीडियो में यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से आया मिट्टी का मलबा बिखरा दिखा, जबकि मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ कुछ लोग हाईवे से कीचड़ और मलबा हटाते हुए दिखे। उत्तरकाशी के डाबरकोट में मलबा आने की वजह से यमुनोत्री हाईवे को खोला नहीं जा सका। इस बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। इस घटना से पहले वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरती रही, जिसे देखकर लोगों को ये एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए मलबे को सड़क से हटाया गया। पिथौरागढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जाकुला नदी में एक गाय फंसी हुई नजर आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम के साथ कई लोग वहां पर पहुंच गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस गाय को नदी से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें जाकुला नदी में वो गाय फंसी नजर आई, जिसे कुछ लोग रस्सी के सहारे पानी की तेज धार से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी और रस्सी की मदद से उस गाय को खींचना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान कई बार वो गाय पानी के बहाव में बह गई, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद उस गाय को बाहर निकाल लिया गया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश के बाद मनसा देवी मंदिर पर खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से मनसा देवी मंदिर के पास मौजूद पहाड़ दरकने लगे। इसकी वजह से वहां बनी कॉलोनियों पर भी खतरा बढ़ गया। ऐसे में अधिकारियों की टीम वहां निरीक्षण करने पहुंची और हालातों का जायजा लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई जगह पर पहाड़ों का मलबा गिरा नजर आया। बताया गया कि पिछले 10 दिनों में 6 बार वहां का पहाड़ दरक चुका है, जिसका मलबा गिरने से वहां के रेलवे को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब वहां की पहाड़ियों से मलबा गिरा हो, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा मलबा गिरा, जिसकी वजह से प्रशासन की टेंशन बढ़ गई और वो वहां हालातों का जायजा लेने पहुंचे। कुपवाड़ा में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसका एक हाहाकारी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक वहां बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गई, वहीं कुछ गाड़ियां तो मिट्टी में इस कदर धंस गई कि उनकी केवल छत ही दिखने लगी। वहां आसमान से आई आफत ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग नदी नालों के किनारे खड़े होकर आने वाले खतरे का अंदाजा लगाते दिखे, क्योंकि कुदरत के इस कहर से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दिया, क्योंकि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया।
वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव दल की मदद लेनी पड़ी, जिसके जवानों ने एक रस्सी के सहारे सड़क पर बह रहे सैलाब के बीच से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर बह रहे सैलाब के बीच फंसे आदमी को लोग रस्सी के सहारे सुरक्षित निकालते दिखे। किश्तवाड़ जिला प्रशासन के मुताबिक वहां के ठाठरी इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई और सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिसमें 2 लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे वहां फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहां से आए एक वीडियो में बचाव अभियान टीम के सदस्य सैलाब में फंसे एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते नजर आए, जबकि एक दूसरे सदस्य ने अपने हाथ में रस्सी पकड़ रखी थी ताकि उस आदमी को बहने से बचाया जा सके। और इधर जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है। इसकी वजह से रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं और सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गईं। जम्मू कश्मीर के सांबा में बारिश आफत बनकर बरसी, जिसने वहां सब कुछ डुबो कर रख दिया। इस बीच वहां से डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ा इलाका सैलाब में डूबा दिखाई दिया। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से रास्ता पार करते हुए नजर आए। इन लोगों के कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। बताया गया कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहाँ कच्ची सड़कें बाढ़ में समा गयी और पुल न होने की वजह से समंदर बनी सड़क पर ही लोग चलने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान साइफर मुद्दे यानी कि गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी के सामने आज पेश होंगे, जिसमें एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सख्त चेतावनी दी है कि इमरान खान ने साइफर मुद्दे पर जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को फिर जेल जाने का डर सताने लगा है। मैं सारा वक्त जिस तरह मैंने आपको कहा तैयार होता हूँ जेल जाने की। असल में पूरा मामला साइफर मुद्दा यानी गोपनीय जानकारियों के लीक होने से जुड़ा है। आरोप यह कि इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए गोपनीय दस्तावेज के सहारे सरकार के विरोध में साजिश रची, जिसे लेकर पाकिस्तान की एफआईए यानी कि संघीय जांच एजेंसी इमरान खान से पूछताछ करने वाली है। लेकिन एफआईए के सामने पेश होने के पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एफआईए यानी कि संघीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसीलिए इमरान खान ने एफआईए पर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। साथ ही इमरान ने यह भी आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ पहले ही सब तय कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है, जिसे मर्जी चाहो जेल में डाल दो। वहीं राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दे डाली है। यही वजह है कि साइफर मुद्दा इमरान खान के लिए नई टेंशन बन गया है। इधर मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। हालांकि बीते 10 दिनों से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बारिश और नदियों के उफान की वजह से पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी खेतों, सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लगे पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिसका मतलब ये कि अगले 4 दिन इन जिलों में आसमान से बरसने वाली आफत लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद दोनों राज्यों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हालांकि भारी बारिश की वजह से हरियाणा के 12 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना की टीम को लगा दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। साथ में गाएंगे सब लोग। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुख विनती बारंबार, पवन सुख विनती बारंबार। राम जानकी बैठे हैं
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा चुना गा आपने ये भजन, इसमें बजरंग बली भी हैं और रामचंद्र जी भी हैं, तो दोनों, हाँ नहीं, दो यही चल रहा है, दो ही चल रहा है, बजरंग बली चल रहा है, राम चल रहा है, इसी से पूरा राजनीति कवर हो रही है। हमको तो राजनीति कवर करनी है ना, बस वही, उसी पे ध्यान है मेरा, बजरंग बली पे और इधर राम पर, तो दोनों कवर हो जाए, सारे लोग कवर हो जाएंगे, इसी में सब आ जाएंगे, सब समाहित हैं इसी में। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1.25 लाख ते लड़ाऊ तो गोविंद सिंह नाम का हूँ। कैसे है बाजी, सब बढ़िया? कहां से आना हुआ? चंडीगढ़ से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवयुवक को बोलना है, जरूर बोलेगा वो, और इसको चांस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि नवयुवक जरूर सामने आए और बोले, और उनके लिए ही ये शो डिजाइन्ड है, और जरूर बोले। मैंने जब शो स्टार्ट किया था तो मोदी जी के वक्तव्य से शुरू किया था, जो उन्होंने बोला, और ब्रेक के बाद जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं राहुल गांधी ने जो बोला उसके साथ। आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर की को उभरने में मदद करेंगे, हम मणिपुर की हर महिला, हर बच्चे के आंसू पोंछेंगे। सवाल मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर को तो पोंछेंगे, और हाँ, बंगाल राजस्थान का नहीं पूछेंगे, हमसे क्या पूछ रहे हो? बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम टू। कांग्रेस से शुरू किया था, हम बीजेपी से। जी आ रहा हूं, कुछ नहीं जी। प्रतीक जी, देश की बेटियों को वोट के तराजू पर तौलने वाले लोग कौन है, ये देश की जनता देख रही है और समझ रही है। और आज ये कह रहे हैं कि तुलना कर दी हमारी सिमी से, पीएफआई से, इंडियन मुजाहिदीन से। अरे साहब, तुलना नहीं की, बल्कि ये बताया कि नाम रख लेने से भाव नहीं बदलता, काम नहीं बदलता, छवि नहीं बदलता, चाल और चरित्र नहीं बदलता। आप अगर इंडिया है तो क्या एनडीए को जिन 45% लोगों ने वोट दिया था, 140 करोड़ जनता, जो कुछ लोग नोटा भी दबाते हैं, वो क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? इसलिए इनको याद करा दो, पीछे से 37 बोल रहे थे, वो 37.8 भारतीय जनता पार्टी को था। मैंने कहा एनडीए 45%। आंकड़े दुरुस्त करके आइए। चलो बाबू बोलो, क्या नाम है? सौरभ। सांस लंबी गहरी खींचो, बोलने से पहले सांस खींचनी चाहिए। चलो बोलो। ये बोल रहे, सबसे पहले ये बोल दूं, कांटा अगर छोटा हो तब भी चुभता है। भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में बताते हैं सबसे ज्यादा। गठबंधन है 25 पार्टियों का, आपका है 35 पार्टी को। सुन लो, आपने अजीत पवार को ले लिया, सिंधे को ले लिया, कैसे ले लिया? तोड़ मोड़ के। अब आ जाते हैं उन पे, वो बोल रहे ना राजनीति तुमसे गाली वाली, सॉरी, अरे तो एक सेकंड, गाली वाली। कांग्रेस की चर्ची विधवा, कांग्रेस की विधवा 50 लाख की डार्लिंग। किसने कहा था बताओ? और गाली, और सुनो, रेप पे भी आ रहे, रुको। रेप राजस्थान का हो, रेप उत्तर प्रदेश का हो, और रेप अगर छत्तीसगढ़ का भी हो, रेप की घटना निंदनीय। और सुनो सर, एक सेकंड, रेप की घटना आपसे नहीं भाई, बहस सब पे होनी चाहिए। पहले सवाल के जब पढ़े लिखे आदमी अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो बहस सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल आया जी। सर, जो लोग सत्ता में रह करके देश को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम करते थे, आज विपक्ष में आ गए हैं। मैं मेरी तरफ देखो, क्यों कर रहे हो ये सब जी? जो लोग सत्ता में देश को अटकाते, लटकाते, भटकाते थे, आज संसद को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं इंडिया बनाए, हम इंडिया हैं। अरे आप इंडिया नहीं है, आप इंडिया में कई सारा फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, क्योंकि भारत जो गति शक्ति से आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है, स्टैंड अप इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। इनको यही तकलीफ है कि 10वें स्थान से भारत 3रे स्थान पे न पहुंच जाए, इसीलिए बहुत सारे फुल स्टॉप लगा दो जी। मैं आया, प्रधानमंत्री ने, मैं खड़ा हो जाता हूं जिससे कि तुम्हारा ये जो बैनर है दिख जाएगा। यही तो मकसद है तुम्हारा मकसद को हल कर देता हूं मैं। कोई वो हल नहीं, वो परेशानी वाली बात नहीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक देश विकसित देश होगा। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, आज मणिपुर का इशू था और बेहद दर्दनाक इशू था। मुझे लगता है बहुत राजनीति हो गई इस पे। कांग्रेस ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, अंत चल रहा है डिबेट का। मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि भाई न्यायपुर की भाइयों बहनों को, मणिपुर के जो भाई बहन हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जगह जगह के मुख्यमंत्री बदल देती है, हमने उत्तराखंड में देखा, कर्नाटक में देखा, दुनिया भर के प्रदेशों में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदल देती है। तो क्या जो मणिपुर की बहनों के साथ गलत काम हुआ है, जो वहां पर हजारों लोग मारे गए हैं, उनके लिए क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? असल में प्रतीक जी, एक बात समझने की जरूरत है। आप भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि देखिए, जहां जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म या अपराधी की बात होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उस अपराधी और दुष्कर्म करने वाले के साथ खड़े होंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दिल्ली में देखा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बेटियां जो देश को मेडल दिलाने वाली थी, वो सड़कों पे पीटी गई, घसीटी गई, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उस ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो गई। हमने कुलदीप सेंगर का मामला देखा, वहां उसके साथ खड़ी हो गई। हमने राम रहीम का मामला देखा, हरियाणा में वो आरोपित नहीं है, अपराधी है, हर महीने उसको पैरोल मिल जाती है, हर महीने पैरोल मिल जाती है। संसद चलने देना, कांग्रेस संसद चलने दे। अमित शाह जी ने, सरकार ने बोला हम जवाब देंगे। संसद के अंदर चर्चा होती है तब पूरी देश देखेगा। उनको विरोध करना है, संसद नहीं चलने देते हैं। कितने लोग, कितना करोड़ खर्चा, या कांग्रेस विपक्षी दल जितना भी नाम बदल देते हैं, उनके संस्कार वही है। संसद चलने दे, मैं बिल्कुल दूंगा, बीजेपी को दूंगा। मैंने आगाज बीजेपी से किया था जी। थोड़ा सा एक मिनट आगे जी जी। प्रतीक जी, देखिए, मणिपुर हो, राजस्थान हो, बंगाल, बेटा आगे भी तो बोलोगे कि मैं राजी बोल के चले जाओगे? खड़े रहिए, ऑटो वाले बच्चों को बोलने दीजिए। मणिपुर हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, जहां भी हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बोले या पार्लियामेंट के बाहर बोले, उन्होंने जिस संवेदना का संवेदनशीलता के साथ में जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय नेताओं को उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए कि अपराध मुक्त भारत बनाना चाहिए। अब रह गई बात, जो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली की बात, अभी आम आदमी की क्या बात करें जिसकी करनी और कथनी में अंतर है। 54 करोड़ जिसने अपने बंगले पे खर्च कर लिए, ये वही हमारा पुराना साथी हम कहा करते थे कि तुम्हारे बस की राजनीति नहीं है, तुम राजनीति नहीं कर पाओगे, तुम तो गंदगी पैदा करोगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर गंदगी पैदा कर दी और 54 करोड़ आज हमारे गाड़ी कमाई का खर्च किया है। क्या है उनमें हिम्मत कि वो बताएंगे? देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जहां पे दंगे होते हैं, बलात्कार होते हैं, चोरी डकैती होती है, वहां चिन्मयानंद की पार्टी, कुलदीप सेंगर की पार्टी, एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाले की पार्टी, ब्रजभूषण शरण की पार्टी ही क्यों पाई जाती है? आज हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर पे, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने अपने न्याय की मांग करी, उनको बदनाम किया। मणिपुर में हमारे जवानों की बीवियां, हमारी बहन बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं, उनको नंगा दौड़ाया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री अपने कोने में जाके छुप गए। वो भाजपा के पूरा षड्यंत्र से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये बात ताहिर हुसैन की पार्टी बोल रही है, जो एक्यूज ही नहीं है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का वार्ड काउंसिलर, जिसके घर से पेट्रोल बम फेंका जा रहा था और सीरिया का गुलाल लग रहा था। 15 दिसंबर, जनता के पीछे मत भागिए। विकास नो, विकास नॉट ट्राई टू लर्न, नो 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 नो, आ जाओ। ये संसद बनाएंगे। ताहिर हुसैन, एक मिनट, अपना मुद्दा तुम ऊपर रखो, दिल्ली से हो मुझे मालूम है, समझने की कोशिश करो। आपको खड़े होना पड़ेगा। नहीं वहां खड़े, नहीं सर, वही तो कह रहा हूं। 15 दिसंबर 2019 ये होते हैं पढ़े लिखे गवार। मैं आपको दूंगा ही नहीं। यू विल नॉट फाइंड मी। संसद को रोकने के लिए
यही मानसिकता है कि आज हमारा संसद नहीं चल पा रहा है। जब कोई कार्रवाई होगी, जब इनके खिलाफ सत्य सामने आएगा, ये हंगामा करेंगे। दिसंबर 2019 अमानतुल्लाह काजी ने कहा था कि मुसलमानों तुम्हारा दाढ़ी काट दिया जाएगा, रिकॉर्डेड मैसेज है। इनके वार्ड काउंसिलर आम आदमी पार्टी का बम बरसाते। सर आखिरी क्वेश्चन मैं कांग्रेस से पूछता हूं, जड़ है कि मैतई को आरक्षण दिया कोर्ट ने। मैं कांग्रेस के ऑफिस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या आप मैतई को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं? ये कांग्रेस, इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं ले लूंगा। पहले आपको खड़े होना सीखना पड़ेगा। जी मैं ले लूंगा, मुझे मालूम। इन्होंने एक सवाल आपसे पूछा कि क्या आप मैतई को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं? देखिए, सबसे जो घटिया चीज है, जब प्रदेश में भाई से भाई लड़ रहा हो तो ये आरक्षण की बात करके, ये मुद्दा उठा के उनमें आपस में और फूट पैदा करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही है और ये आरक्षण की बात कर रहा है घटिया आदमी। शर्म आनी चाहिए आपको। प्रतीक जी, जनता भी ध्यान से सुनिए। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे सांसद को निलंबित किया। क्यों किया ये अपने सदन में भी देखा, और उसका एक उदाहरण यहां भी उनके प्रवक्ता दिखा रहे थे। आपको अगर संवाद में विश्वास है, अपने समय में बोलिए, दूसरों को सुनिए। और रही बात, आप मणिपुर के ऊपर अगर सीरियस चर्चा चाहते, आप सदन के भीतर होते, आपका काला अतीत भी सामने आएगा। मणिपुर में हिंसा पहली बार 1956 में शुरू हुई थी, जब केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया। मैं ये पूछ रहा था, मैंने सवाल क्या किया? संजय सिंह जी ने सवाल किया मणिपुर पे। संजय सिंह जी मैंने भी वही सवाल किया। संजय सिंह जी ने सवाल किया संसद के अंदर प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा जवाब दो, मणिपुर चल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। उनको सस्पेंड कर दिया गया, प्रधानमंत्री डर गए। आज पूरे देश में चल रहा है कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद की पार्टी साहब, उम्मीद क्या करोगे? जहां बलात्कार होता है, आम आदमी पार्टी बड़े मासूम मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। प्रतीक सर, मैं इंडिया टर्म पर बोलना चाहता हूं, चूंकि देश के नाम की बात है, इसलिए कृपया मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक ही इंडिया संज्ञा है, एक ही इंडिया जो ये लोग बनाए हैं वो विशेषण है। ये विशेषण संज्ञा के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिया टर्म है वो इंडिया टर्म ऐसा है कि जब स्टेडियम में इंडिया इंडिया बोला जाता है तो खिलाड़ी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। वही इंडिया जब रॉकेट में लिखा हुआ होता है तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। ये इंडिया जो विशेषण वाला इंडिया है, ये इंडिया 2 जनरेशन पारिवारिक पार्टियों का एक ऐसा समूह है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि कुछ नहीं करते, करोड़ों कमाते हैं। इंडिया नाम रखने से आखिर इतनी परेशानी क्यों है? नाम कुछ भी हो, हमें काम से मतलब होना चाहिए। हम जो कर्म किए हैं उस पे वोट मांगना है, नाम पे नहीं मांगना है। हम वो चीज करके दिखाना है जो पूरा विश्व नहीं कर पाया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमित देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो। आज का दिन सियासत का बड़ा एक्शन पैक्ड दिन था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे जोरदार और बड़ा प्रहार किया। जिस इंडिया यानी INDA नाम को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ आया, जिस इंडिया नाम के सहारे विपक्ष सियासी दांव चल रहा था, इसी नाम पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने